कक्षा 10 में वन लाइनर की सीरीज में सभी विद्यार्थी आगे गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने काव्य खंड का अध्ययन करके उसको जाना और समझा अच्छी तरह से। अगर वो सारे प्रश्न तैयार हो गए तो आपको एक नंबर वाले प्रश्न कोई भी गलत नहीं होंगे। इसी प्रकार अपन चलते हैं गद्य खंड में और गद्य खंड का अध्ययन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को अच्छी तरीके से आसानी से वन लाइनर के रूप में समझ सकते हैं। तो पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। और इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली कैसी है, तो एक्चुअली में क्या है कि ये इंदौर में पैदा हुए थे, इसलिए ये मध्य प्रदेश के कहलाएंगे। और मध्य प्रदेश के जो कवि हैं वो लेखक जो हैं स्वयं प्रकाश जी, इन्होंने लिखा नेताजी का चश्मा। ये कहानी है, इसमें विधा भी आपने को अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में कभी सरल प्रश्न बनाने के लिए इनको लिख देता है कि कौन से पाठ कौन सी विधा है, तो ये चार्ट के माध्यम से आसानी से आप लिख लोगे। सभी पाठ की विधाएं लिखा रहती हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है जो उनके जीवन पर आधारित है। लखनवी अंदाज एक प्रकार का व्यंग है जो यशपाल जी ने लिखा है। और मनु भंडारी आत्मकथा लिखा है। ये रुबत खान ने एक व्यक्ति चित्र है। ये नई विधाएं हैं। निबंध भदंत आनंद कौंसलायन का निबंध है जो आप लोगों को लास्ट में संस्कृत और सभ्यता के रूप में पढ़ने को मिला था। आगे चलिएंगे और नेताजी के चश्मा के वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को याद करेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947, देखिए 1947 में हम आज़ाद भी हुए थे और इनका जन्म इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई की थी। स्वयं प्रकाश वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। और इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया है। और 8वें दशक के उभरे हुए 7वें 8वें दशक के कवि कहलाते हैं। सूरज कब निकलेगा आएंगे अच्छे दिन भी, इस प्रकार इनकी रचनाएं हो जाती हैं। अभी मोदी जी ने कहा था आएंगे अच्छे दिन, तो उसी प्रकार से घुमा के अपन इसको याद रखेंगे। स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन है। स्वयं प्रकाश को पहल और बनवाली पहल सम्मान पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। स्वयं प्रकाश का निधन 2019 में हो गया था। स्वयं प्रकाश मानवधर्मी जीवन के कुशल चितेरे लेखक है। और स्वयं किस्सा गोई शैली में इनकी लिखे हुए। नेताजी का चश्मा कौन सी विधा है? कहानी विधा में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में बताया गया था। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले करोड़ों नागरिकों का योगदान, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर है तो इसको अपन देख लेते हैं। हालदार साहब कितने दिन में आते थे, ये इम्पोर्टेंट है। तो हर 15वें दिन में कंपनी के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव देश की भक्ति भावना है। पाठ पढ़ने के बाद सबको समझ में आता है कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा नहीं लगा हुआ था, इसके देशभक्ति की भावना है। चश्मे वाले का नाम क्या था? कैप्टन। चश्मे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी थी? कई बार ये पूछ चुका, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी। नेताजी नगर पालिका द्वारा लगवाई थी, 2022 में प्रश्न आ चुका है। काहे से बनी हुई थी ये मूर्ति? संगमरमर से बनी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति देखते ही दिल्ली चलो और सुबह तुम मुझे खून दो के नारे याद आ जाते। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे भी सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। कैप्टन का काम चश्मा बेचने का था। हालदार साहब चेहरे पर कौतूक भरी मुस्कान फैल गई जब उन्होंने देखा कि वहाँ चश्मा नहीं लगा है और डेली कोई ना कोई चश्मा लगा देता है। नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम ड्राइंग मास्टर मोतीलाल था। ये परीक्षा में आया, इसको अच्छे से कंफर्म करिएगा। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों द्वारा लगाया गया था। लास्ट में सरकंडे का चश्मा, जब कैप्टन मर गया था तो बच्चों ने लगा दिया था सरकंडे का चश्मा। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाला ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने, ये आ चुका है। नेताजी की प्रतिमा पर क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। चश्मे वाले की भक्ति से वाले हालदार साहब नतमस्तक से किस प्रकार वो गरीब होते हुए भी नेताजी को सम्मान करता है। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी, देखिए देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे को कैप्टन कहते थे। ये 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। अगला पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसमें उनका रेखा चित्र उकेरा गया है। राम वृक्षपुरी का जो मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ, इसलिए इनका नाम बेनीपुरी लास्ट में नाम जुड़ा हुआ है। इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। जनता किसान मित्र, इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे अपन। आगे देखिएगा, माटी की मूर्तें, अम्बपाली और
चीता के फूल। इस प्रकार रचनाएं याद रखिएगा। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है 2022 में। ये रचनाएं 2 नंबर की आती हैं, इनको अच्छे से रखिएगा। 15 वर्ष की अवस्था में राम वृक्षवेणीपुरी की रचनाओं का पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। ये प्रश्न बन सकता है। और इनके चीता के फूल, माटी की मूर्तें, इनकी रचनाएं अम्रपाली। आम्रपाली हीरोइन से अम्रपाली इनका याद रख सकते हैं अच्छे से। जंजीरें और दीवारें इनकी संस्मरण है। राम वृक्षवेणीपुरी को वृषि शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। इन्हें कई बार ये रिपीट होता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्षवेणीपुरी का, क्योंकि इनकी जो लेखन शैली है बहुत अच्छी है, इसलिए इन्होंने कलम का जादूगर कहा जाता है। विशेष एक प्रकार की शैली है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इन्होंने रूढ़ियों को विरोध किया है, जिस प्रकार, क्योंकि ये कबीर दास जी के उनको मानने वाले आदर्शों पर चलने वाले थे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या थी? बीमारी थी, सयाने हो गए थे। और बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे। जिस प्रकार कबीर जी ईश्वर का विरोध किए हैं, से ये भी रूढ़ियों का। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा सुसुरबोधा था। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेती बाड़ी करके चलाते थे और सब कुछ अपना कबीर साहब क्या मानते थे? साहब मानते थे कबीर दास जी को। कबीर के पद को ही गाते थे और गाते समय खंजड़ी बजाते थे। खेतों में धान की रोपणी करते थे और मछली खुद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। ये पाठ को पढ़ते समय सारे प्रश्न आ चुके हैं, उन्हीं को एक लाइन में बता दिया गया है बीच बीच की। और कबीरपंथी कनफटी टोपी, गले में तुलसी की माला पहनते थे, मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाते थे। इनकी प्रभातियाँ बहुत बार ये पूछता रहता है, इनकी प्रभातियाँ कार्तिक मास से प्रारंभ होकर फागुन तक चला करती थी। 2 नंबर का प्रश्न रहता है। कार्तिक मास से ये गंगा स्नान के लिए निकलते थे और फागुन तक चला करती थी। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच, प्रेमी प्रेमिका की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना था, प्रेमी का प्रेमिका से मिलन हो जाना। कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। पूर्व की ओर चलने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है। निस्तब्धता का अर्थात सन्नाटा। सवेरे की जलवजन पल कलेवा कहलाता है। प्रातःकाल की लालिमा कुल्लोही कहलाती है। एक प्रश्न और है, भगत की पुत्र वधू ने अकेला छोड़कर नहीं जाती थी, क्योंकि पुत्र इकलौते पुत्र होने के बाद भगत की देखभाल करने का कोई नहीं था, इसलिए उसके पुत्र मरने के बाद भी वो बोले तुम आप मायके चले जाओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन पुत्र वधू कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल व्यवहारिक हिंदी है। इसमें तत्सम एवं तद्भव के अंग्रेजी उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। अगला पाठ है लखनवी अंदाज, जो व्यंग है, व्यंग विधा में लिखा गया है। यशपाल जी ने लिखा है। इनकी दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच, देश की विभाजन पर लिखा गया है। उपन्यास बहुत सारे हैं। यशपाल पंजाब की फिरोजपुर छावनी में पैदा हुए थे। ये परिचय में पूछा था कि लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। यशपाल स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी धारा से जुड़े कारण जेल भी गए थे। इनकी रचनाएं हैं, देखिएगा, झूठा सच, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये इस उपन्यास है। लखनऊ का बालम खीरा बहुत फेमस है, ये परीक्षा में आ चुका है। और लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। देखिए, लेखक जो है सेकंड दर्जे का टिकट लिया था, ट्रेन में बैठा हुआ था और कनखियों से तिरछी निगाहों से देख रहा था। सफ़ेद पोष का से अर्थ भद्र व्यक्ति से माना गया है यहाँ। अगला पाठ है मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी का भानपुरा मंदसौर में इनका पूछता रहता है और ये आत्मकथा शैली में लिखी गई इनकी पाठ है। जिन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है कि इनका जन्म भानपुरा में हुआ था और जो मंदसौर के मध्य प्रदेश में है। 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। हिंदी कथा साहित्य का प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की रचना है। एक प्लेट सैलाब में हार गई, आपका वंटी और महाभोज। मनु भंडारी टेराबाजी टेलीविजन की धारावाहिक के लिए भी कई पटकथाएं जो पर्दे पर दिखाई जाती हैं पटकथाएं लिखी। और आपका बंटी, महाभोज, ये उपन्यास बहुत फेमस है इनके। और जैसे जैनंत का सुनीता उपन्यास मन्नू को बहुत अच्छा लगा, ये परीक्षा में आया था। मनु भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, क्योंकि वहाँ जिंदगी खपा देते थे। मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था, मूलतः एक कहानीकार हैं। शीला अग्रवाल मनु भंडारी की हिंदी की प्राध्यापिका थी। मनु भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ था। भारत के विभाजन के त्रासदी पर मार्मिक दस्तावेज झूठा साठ उपन्यास को माना गया है। झूठा सच ये यशपाल जी का उपन्यास है। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इस पाठ को पढ़ते समय लास्ट में आता है, क्योंकि इन्होंने आंदोलन के दौरान भाग लेती थी
और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। ये शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता और प्राध्यापिका शीला का प्रभाव पड़ा था। पिता बहुत अच्छे थे और शीला अग्रवाल भी उन्होंने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र का जन्म, पाठ का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत, बिस्मिल्लाह खां जी वाला है। यतीन्द्र जी इसके लेखक हैं। यतीन्द्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। इनकी काव्य संग्रह है यदा कथा, अयोध्या और अन्य कविता, ड्योढ़ी पर आलाप। ये परीक्षा में पूछा था, ड्योढ़ी पर आलाप किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र जी की है। यतीन्द्र जी मिश्र ने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन संगतना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी थी। नौबत खाने वादक प्रदेश सनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की रोचक शैली को लिखा गया व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह 80 वर्ष की उम्र में साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की परंपरा के जानकार थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सहनाई बजाने के लिए। परीक्षा में सरल प्रश्न बनाने के चक्कर में ये भी आ सकता है। बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम अमृत दून है। बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम अमृत दून है। अमृत दून का जन्म डुमरांव में हुआ था। डुमरांव को कई बार परीक्षा में पूछा था। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से खोखली या पोली होती है। रीढ़ जो होती है नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। उस बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे थे। इनकी पापा और मम्मी का नाम है। अमृतदून के शहनाई गुरु अली बख्श कहाँ थे? बिस्मिल्लाह खां पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी। पाठ पढ़ाते समय कई बार इसका चर्चा हुई है। काशी संस्कृत की पाठशाला, संस्कृति ये ध्यान रखिएगा। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से विख्यात है। ये खालिस्तान में प्रश्न आता है। आनंद कानन के नाम से विख्यात है। काशी संस्कृत की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां की अपार श्रद्धा काशी विश्वनाथ में है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ सम्मान यही है भारत का, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंचगंगा घाट कहाँ है? तो काशी में स्थित है। काशी में मरना भी क्या माना गया है? मंगल माना गया है। इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। और काशी में संगीत का आयोजन एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई मंगल ध्वनि का नायक माना गया। शुभ कार्यों में बजाई जाती है। शहनाई को ये पूछा है, शहनाई को सुशील वाद्य यंत्रों की शाह की उपाधि दी गई है कि मतलब सबसे अच्छा है। फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्रों में कौन कौन से? बांसुरी, शहनाई, बीन, ये तीन आप याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। उसमें सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। चमड़े से मढ़े अनबद्ध वाद्यों को तबला, ढोलक, मृदंग ये सब चमड़े से ढके रहते हैं। अब देखिए डुमरांव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शहनाई बजाने वाले की जो वो रीढ़ आती है वो दोनों घास के डुमरांव पाई जाती है, इसलिए डुमरांव को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म और रीढ़। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अब अगला पाठ है, लास्ट है संस्कृति। संस्कृत पाठ है भदंत आनंद कौशलयन। यह निबंध है जिसमें संस्कृत जो व्यक्ति अपने नए तथ्यों की खोज करता है, नई चीज़ों को, संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और सभ्यता जो उनको, सभ्य पुरुष व्यक्ति वह है जो उनके खोजे हुए चीज़ों को अपनाता रहता है। भदंत कौशलयन जी का जन्म अम्बाला के सोहाना में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिच्छू के पत्र जो भूल न सका। भदंत की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इसमें रेल का टिकट भी इनका बहुत फेमस है। संस्कृत पाठ को लिखे हुए और इनको दोनों में अंतर बताने का प्रयास किया है कि संस्कृत जो व्यक्ति नई चीज़ों को खोज करता है वह संस्कृत व्यक्ति है। और संस्कृत पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये खालिस्तान में आ चुका है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, ये प्रश्न आ चुका है। आग के आविष्कार के पीछे रही होगी पेट की ज्वाला। भूख लगी होगी, उनको खाने की इच्छा रही होगी, तब जिसके जाके आग का आविष्कार हुआ। भदंत आनंद कौशलयन के बचपन का नाम हरनाम दास था। इसको कन्फर्म कर लीजिएगा, याद है, सही है, इसको मतलब रट लीजिएगा। अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत या वार्तालाप, संवाद करना हम लोगों ने अच्छे से सीखा है, आप सबसे बन जाएगा। आत्मकथा में लेखन स्वयं जीवन यात्रा, संपूर्ण जीवन का वर्णन आत्मविवेशित रूप से करता है, स्वयं अपने जीवन का। वाक्य में जब क्रिया अपना रूप। अब ये भाषा बोध है, इसको कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। भाषा बोध की अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।